हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद हरलाल सर। यदि आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा आज का हमारा पॉइंट रहेगा नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। नैनसर्ट समीकरण को समझने के लिए हमारे को प्रीवियस नॉलेज क्या रखना है, उसी नॉलेज को यदि फैक्चुअल बात करेंगे तो नैनसर्ट समीकरण आसानी से आप पुटअप कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में नैनसर्ट समीकरण की रिगार्डिंग हर वर्ष एक पर्सन जरूर पूछा जाता है, जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो सकता है या फिर आपसे जनरली नैनसर्ट समीकरण के बारे में पूछा जा सकता है। नैनसर्ट समीकरण का सबसे पहले हम व्यंजक तैयार करेंगे। एक इस प्रकार से नैनसर्ट इक्वेशन तैयार की जाती है, और उसके बाद में नैनसर्ट समीकरण के हम एप्लीकेशन देखेंगे कि सेल पर नैनसर्ट समीकरण किस प्रकार से अप्लाई होता है। यदि कोई सेल का नोटेशन दे रखा है तो सेल नोटेशन को देखकर हम कैसे नैनसर्ट समीकरण लिख सकेंगे उसका। जनरली हमारे को यहाँ पर जो डेनियल सेल की चर्चा कर रखी है, डेनियल सेल के बारे में देखकर भी यह पूछा जा सकता है कि डेनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखिए। कुल मिलाकर बात यह है कि यह पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर तैयार करने वाला है, और इससे हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई पर्सन जरूर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। यदि नैनसर्ट समीकरण को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि नैनसर्ट समीकरण में हम या तो एक नेट सेल अभिक्रिया को क्लियर करते हैं, और उस नेट सेल अभिक्रिया की द्वारा हम नैनसर्ट समीकरण बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक रिएक्शन की चर्चा कर रखी है, और वो रिएक्शन जनरल फॉर्मेट में है कि हम जानते हैं कि कोई भी सेल हो तो उस सेल में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, एक अपचयन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं, और रिडक्शन अभिक्रिया का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई आयन के द्वारा या मेटल के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, वह हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन प्राप्त होगी। इस नेट सेल रिएक्शन में हम देखेंगे तो एन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल कैटेगरी के होने के कारण यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ मेटल और मेटल के आयन हम मेन समीकरण में शो करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर, इस यदि जनरल अभिक्रिया पर हम चर्चा करते हैं तो हमारे को एक बात पता चल रही है कि अभिक्रिया में एन इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन को हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया में एन मोल इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। यदि एन मोल इलेक्ट्रॉन की रिगार्डिंग कुछ शब्द हम देखें और कुछ वैल्यू की बात करें तो हम यह कह सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हमको याद रखनी अति आवश्यक है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो हम कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 क्रॉस 10 टू दी पावर नेगेटिव के 19। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19, लेकिन यह मान नेगेटिव रहता है। प्रोटॉन का भी आवेश इक्वल रहता है, लेकिन वहां पर यह वैल्यू हमारे द्वारा धनात्मक में लिखी जाती है। ओवरऑल हमको नैनसर्ट समीकरण में केवल इलेक्ट्रॉन की रिगार्डिंग बात करनी है, तो आपको एक तो यह बात पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। इसी प्रकार यदि हम एन मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें या एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो आप एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवोगैद्रो संख्या से गुणा कर दोगे। आवोगैद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणा 10 की पावर 23। जब 6.02 गुणा 10 की पावर 23 को हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं तो हमारे को एक मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश प्राप्त होता है 96,487, जिसको हम लगभग 96,500 कूलाम मानकर हल करते हैं।
अब यहाँ पर यह बात समझना आप कि जो 96,500 कूलाम है, इस 96,500 कूलाम को हम 1 फेराडे भी कहते हैं। तो यदि किसी अभिक्रिया में जो एक इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को हम 1F कह सकते हैं। और ऊपर जो हमने अभिक्रिया लिखी है, उस अभिक्रिया में हमारे पास N इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है, तो हम इसके लिए काम में लेंगे N इलेक्ट्रॉन की रिगार्डिंग NF। ये NF हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर कुल आवेश रहेगा। तो इस बात को आप जरूर देखना कि इस अभिक्रिया में जो N इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है, ये N इलेक्ट्रॉन बराबर कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश है NF आवेश। यदि यह बात आपके समझ में आ गई तो आप आसानी से इस पॉइंट को लर्न कर पाओगे। कैसे होगा ये पॉइंट हमारा हल, समझते हैं। इसके लिए हम एक डेनियल शेल पर चर्चा करते हैं। यदि हम एक डेनियल शेल तैयार करेंगे तो डेनियल शेल किस प्रकार से रहता है। डेनियल शेल की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से, यह व्यवस्था हम शुरुआती वीडियो से देखते आ रहे हैं। इस अभिक्रिया में देखा जाए तो एक तो है आपके पास ZnSO4 का विलयन भरा हुआ, एक तरफ CuSO4 का विलयन भरा हुआ। ZnSO4 की विलयन में हमने सेम मेटल लगाई जिंक, CuSO4 की विलयन में सेम मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया Cu। दोनों को हमने यहाँ पर धात्विक तार और गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन और धारा का प्रवाह होने लगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है। एक बार मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया कि यह 2 इलेक्ट्रॉन न रहकर इसको हमने कह दिया कि NF इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर कोई ना कोई विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग हमने फिजिक्स में एक पॉइंट पढ़ा है, और वो पॉइंट कहता है कि विभवांतर का जो मान है वो होता है कार्य बटा आवेश। यहाँ पर विभवांतर का शाब्दिक अर्थ है सेल के द्वारा उत्पन्न विभवांतर। कार्य की सेल क्या कार्य कर रहा है। आवेश की बात करें तो आवेश यहाँ पर NF फॉर्मेट में हो रहा है। कार्य इस सेल में गिब्स ऊर्जा के फॉर्मेट में हो रहा है। ये हमने शुरुआती वीडियो में देख लिए थे, जहां पर हमने देखा था कि वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और रासायनिक ऊर्जा में जो सेल कार्य करता है वो गिब्स ऊर्जा के फॉर्मेट में कार्य करता है। अर्थात हमने वहां पर परिभाषा में एक शब्द काम में लिया था कि रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो हम ये कहते थे कि गिब्स ऊर्जा रासायनिक कार्य संपादित कर रही है। तो कार्य गिब्स ऊर्जा के रूप में हो रहा है। आवेश अभिक्रिया में NF की कैटेगरी में है, और विभवांतर हमारा यहाँ पर E सेल है। तो हमारा कार्य के अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश। कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश। आवेश हमारा NF है, विभवांतर हमारा E सेल है, और कार्य हमारा गिब्स ऊर्जा है। गिब्स ऊर्जा को डिनोट किया जाता है डेल जी से। यहाँ पर E सेल और NF को हमने शामिल कर दिया NF E सेल। बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव चिन्ह कैसे आया। तो नेगेटिव चिन्ह के लिए हमको 11वीं क्लास में हमने ये 3 स्थितियों की चर्चा की थी कि डेल जी बराबर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और शून्य होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान ऋणात्मक होता है तो वो हमारा सवत प्रक्रम होता है। यदि डेल जी का मान ऋणात्मक मिलता है तो वो हमारा सवत प्रक्रम है। डेल जी का मान यदि धनात्मक मिलता है तो वो हमारा असवत प्रक्रम है। और जब किसी अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान 0 मिलता है तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया साम्य अवस्था पर चल रही है। साम्य अवस्था का शाब्दिक अर्थ ये है कि इस स्थिति के दौरान अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता ऊपर नीचे, या यूं कह सकते हैं साम्य अवस्था में चलती रहती है। एक बार अभिकारक की सांद्रता ज्यादा मिलेगी, एक समय उत्पाद की सांद्रता ज्यादा मिलेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया साम्य अवस्था में है। इस साम्य अवस्था की रिगार्डिंग हम केमिकल काइनेटिक्स में भी बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गिब्स ऊर्जा हो रही है डेल जी, वो डेल जी अब एक सौत प्रोसेस होने के कारण नेगेटिव हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा कि डेल जी बराबर माइनस NF E सेल कैसे जनरेट हुआ है। यदि डेल जी बराबर माइनस NF E सेल आपके समझ में आ गया तो श्योर है नैनसर्ट समीकरण भी आप आसानी से लिख पाओगे। अब यहाँ पर गिब्स ऊर्जा की 2 स्थितियां बता रखी है। एक सामान्य स्थिति जिसमें E सेल काम में लिया जा रहा है, और एक मानक स्थिति के लिए E नॉट सेल काम में लिया जा रहा है।
इसी के साथ साथ हमने ये गिब्स ऊर्जा में संबंध देखा था, जो गत वर्ष देखा था। और गिब्स ऊर्जा में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो गिब्स ऊर्जा में संबंध बताओगे आप कि डेल जी बराबर होता है डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। सेम लॉग और एंटी लॉग वाला हमने वीडियो देखा है, तो एल एन क्यू का मामला समझ में आ जाएगा। एल एन एक प्राकृतिक लघु गुणक है, और प्राकृतिक लघु गुणक को हमारे को डेरिवेशन में गणितीय लघु गुणक में परिवर्तन करना पड़ता है। और गणितीय लघु गुणक में चेंज करने के लिए हमने एक फॉर्मेट देखा था कि एल एन क्यू है वो बराबर होता है लोग की बेस ई क्यू के। और लोग की बेस ई क्यू है वो लोग 10 फॉर्मेट की बात करें तो इसको 2.303 से हम गुणा करते थे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एल एन क्यू को यदि हम लोग 10 बेस में लिखेंगे तो एल एन क्यू की जगह हम लिख देंगे लोग 10 और उसको 2.303 से गुणा करेंगे। आगे समझते हैं इसके बारे में। इस अब समीकरण में हमने डेल जी और डेल जी नॉट का मान रखा। तो डेल जी का मान तो है माइनस एन एफ ई से, और डेल जी नॉट का मान है माइनस एन एफ ई नॉट से। हमने ओवरऑल दोनों मान समीकरण में रख दिए। दोनों मान जैसे समीकरण में रखे तो हमारे पास मेन समीकरण हो गया माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आएगी। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नैनसट समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए या नैनसट समीकरण का व्यंजक दीजिए, तो आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से स्टार्ट करना है। इससे पहले का जो भी हमने तथ्य पढ़ा है वो आपका नॉलेज स्टेबल करने के लिए हमने प्रीवियस क्लासों के नॉलेज को काम में लिया है। अब जो हमारा ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा सरलीकृत करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक स्टेप में माइनस एन एफ का भाग देंगे। और प्रत्येक स्टेप में माइनस एन एफ का भाग देंगे तो क्या समीकरण मिलेगा, तो हमारे पास एन एफ ई सेल है माइनस एन एफ ई नॉट सेल है प्लस आर टी एल एन क्यू है। प्रत्येक पद में एन एफ का भाग देंगे तो यहाँ पर एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, यहाँ एन एफ कैंसिल होगा नहीं, और चिन्ह प्लस माइनस दोनों में से कौन सा आएगा, माइनस का आ जाएगा। ओवरऑल हमारा इक्वेशन 2 क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 2 इस फॉर्मेट में प्राप्त होगा कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू। ये बात हमने पुराने वीडियो में देख ही ली थी। वो पुराना वीडियो आपको तभी बताया गया था कि नैनसट समीकरण आप आसानी से कर सको कि एल एन क्यू बराबर होता है लोग बेस ई एक्स, और एल एन बेस ई एक्स बराबर होता है लोग 10 फॉर्मेट में, तो इसको 2.303 से हम गुणा करेंगे। ओवरऑल हम यह समीकरण लोग 10 बेस में लिखेंगे तो हमारे द्वारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग क्यू। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना कि इस पूरे समीकरण में ये वैल्यू फिक्स रहती है, जिसमें 2.303 आर का मान, टी का मान और एफ का मान यह फिक्स रहता है। और इस फिक्स वैल्यू को यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास ये डाटा होता है 0.059। एन यहाँ पर वेरिएबल रहेगा। किसी अभिक्रिया में यह एक इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, किसी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे तो 2 लिखेंगे, किसी अभिक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहने का मतलब शुरुआती जो अभिक्रिया लिखी थी उस शुरुआती अभिक्रिया के फॉर्मेट में यदि हम कोई अभिक्रिया लिख रहे हैं तो जो कॉमन इलेक्ट्रॉन चलता है उस कॉमन इलेक्ट्रॉन का मान है यहाँ पर है। तो हमारा मेन समीकरण हो जाएगा नैनसट समीकरण लिखने का कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग क्यू। और लोग क्यों बराबर क्या है, तो लोग क्यों बराबर हम लिखते हैं प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। ये पूरी एक अभिक्रिया की रिगार्डिंग है। जो नेट सेल अभिक्रिया है उस नेट सेल अभिक्रिया की रिगार्डिंग ये वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर, क्यू बराबर कंसंट्रेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ध्यान रखना यह समीकरण आपको एनी टाइम याद होना चाहिए कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग क्यू। ये हमारा नैनसट समीकरण का व्युत्पन्न है, और नैनसट समीकरण लिखने के लिए हम इसी आधार को काम में लेंगे और किसी भी सेल के लिए हम नैनसट समीकरण लिख सकेंगे। अब हमारा आगे का पॉइंट है कि डेनियल सेल के लिए नैनसट समीकरण किस प्रकार से हम बनाएंगे। कैसे बनाओगे आप डेनियल सेल के लिए नैनसट समीकरण, वही काम सबसे पहले हमारे को उस सेल की सेल अभिक्रिया लिखनी है। यदि सेल अभिक्रिया आप सही सही लिख रहे हो तो आप नैनसट समीकरण भी सही सही लिख पाओगे। समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यदि डेनियल सेल की नेट सेल रिएक्शन देखते हैं तो कुछ इस पैटर्न में होती है कि जिंक मेटल जिंक आयन में जा रही है और कॉपर के जो आयन है वो कॉपर के रूप में निक्षेपित हो रहे हैं।
और ओवरऑल अभिक्रिया में उभयनिष्ठ कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रिलीज कर रहा है, तो कॉपर के आयन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जिंक और कॉपर के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन चल रहा है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है। अब इसके लिए हम नैनसर्ड समीकरण लिखेंगे, तो नैनसर्ड समीकरण लिखने के लिए हम ये जानते हैं कि ये एक सेल है, और सेल का यदि नैनसर्ड समीकरण लिखेंगे तो हमारे पास यह एक व्यंजक है, या इस समीकरण को फॉलो करते हुए हम नैनसर्ड समीकरण लिखेंगे, और हमारा समीकरण है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड और एनोड दोनों का ध्यान रखना, यहाँ पर अपचयन विभव लिखा जाएगा। अपचयन विभव के रिगार्डिंग आपको यह समीकरण उतारना है। मैंने कहा था कि माइनस कहाँ काम में आएगा? माइनस उसी कंडीशन में काम में आता है जब दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन विभव हमको दे रखा है। तो यह समीकरण कुछ इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। एक कैथोड के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड है, एनोड के रूप में जिंक इलेक्ट्रोड है। तो हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई सी यू टू प्लस अपॉन सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस अपॉन जेड एन। यदि आपने इस समीकरण से यह समीकरण बना लिया है, तो अब आसानी से आप नैनसर्ड समीकरण लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? एक बार आप कैथोड के लिए लिखिए, एक बार एनोड के लिए लिखिए। कैथोड पर जो विक्रिया होगी अपचयन की, तो उसमें देखिए ये आपका यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा और ये प्रोडक्ट रहेगा। तो हम जो नैनसर्ड समीकरण लिखेंगे उसमें जो लोग के आगे क्यू की वैल्यू है वो हम लिखते हैं कंसंट्रेंट प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेंट रिएक्टेंट फॉर्मेट में। तो कंसंट्रेंट प्रोडक्ट आपका सी हो जाएगा, कंसंट्रेंट रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा? सी यू टू प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रिया की बात की गई है, तो अपचयन अभिक्रिया की रिगार्डिंग ही हम यहाँ पर log Q का मान Zn की रिगार्डिंग लिखेंगे कि Zn है वो उत्पाद है और Zn टू प्लस है वो अभिकारक है। किस संदर्भ में? अपचयन इलेक्ट्रोड के संदर्भ में। तो कैथोड इलेक्ट्रोड के लिए हमने लिखा ECU2 प्लस अपॉन Cu बराबर E नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये बेस में देखा था हमने, और log और ये Q का मान। ऐसे एनोड के लिए हम लिख लेंगे ई जेड एन टू प्लस अपॉन जेड एन बराबर ई नोट जेड एन टू प्लस अपॉन जेड एन माइनस 2.303 अपॉन आर टी लॉग जेड एन अपॉन जेड एन टू प्लस। दोनों की सांद्रता लिखी गई है। ध्यान रखना ये यहाँ पर ऊपर उत्पाद लिखा गया है, नीचे अभिकारक लिखा गया है, ये भी उत्पाद लिखा गया है और नीचे अभिकारक लिखा गया है। इक्वेशन 2 और 3 यदि आपने सही सही उतारी है तो आप आसानी से इसको अब हल करोगे। इक्वेशन 2 और 3 का मान यानी कि ई सी यू टू प्लस अपॉन सी यू और ई जेड एन टू प्लस अपॉन जेड एन का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए हम किस प्रकार से इस समीकरण को लिखेंगे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, इसमें हमने इन दोनों के मान को रख दिया, ये कोष्टक, ये माइनस है, ये आगे जिंक इलेक्ट्रोड का हमने नैनसर्ड समीकरण लिख दिया। अब इस समीकरण को हल करना आना चाहिए आपको। कैसे हल करेंगे? यहाँ पर ये बेटा नोट की वैल्यू है ई नोट जेड एन टू प्लस अपॉन जेड एन, ई नोट जेड एन टू प्लस अपॉन जेड एन। देखिए क्या क्या चीज हम थोड़ा साइड में कर सकते हैं। ई नोट और ई नोट इसको हमने नेगेटिव फॉर्मेट में उठा लिया, नेगेटिव तो है ये। ऐसे कॉमन आ गया यहाँ पर माइनस 2.303 अपॉन आर, ये हमने कॉमन ले लिया। एक हमने फॉर्मेट देखा था कि ये लोग ए मान लो इसको, ये माइनस और ये लोग बी, लोग ए माइनस लोग बी, लोग ए माइनस लोग बी, इसको हल करेंगे तो हल करने का फॉर्मेट मिलेगा हमारे को लोग ए बटा बी। ए की जगह हम मान रख लेंगे सी यू अपॉन सी यू टू प्लस, और डी की जगह मान रख लेंगे हम जेड एन ओब्लिक जेड एन टू प्लस। देखिए समझा रखा है यहाँ पर। अब इसको कैसे हल करेंगे? हमारे पास जो लोग के मान ए और बी के दे रखे हैं वो खुद भिन्नात्मक रूप से दे रखे हैं, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? दूर का पक्ष दूर से गुणा कर देंगे और पास का पक्ष पास से गुणा हो जाएगा। जब दूर का पक्ष दूर से गुणा होगा तो हमारा समीकरण हो जाएगा कंसंट्रेंट सी यू क्रॉस कंसंट्रेंट जेड एन टू प्लस। हमने ये लिख दिया, दूर का पक्ष दूर से गुणा किया, पास का पक्ष पास से गुणा किया, तो सी यू टू प्लस है वो गुणा हो रहा है कंसंट्रेंट जेड एन से, तो सी यू टू प्लस क्रॉस कंसंट्रेंट जेड एन। ओवरऑल यह वैल्यू हमारे पास कॉमन है जो हमने लिख ली है। अब इस समीकरण में हमारे को ठोस घटक भी मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर की ठोस सांद्रता है और जिंक की ठोस सांद्रता है। यदि किसी घटक की सांद्रता सोलिड होती है तो सोलिड पदार्थों की सांद्रता को हम इकाई मान लेते हैं स्वेच्छा से, और इकाई मानकर हल करने का मतलब है कि इससे ये कैंसिल आउट कर दो। आपके पास मैन बचेगा जेड एन टू प्लस अपॉन
Cu2+, तो हमने लिख दिया Zn2+ अपॉन Cu2+। और ये मानक परिस्थिति में आपको कैथोड माइनस एनोड दे रखा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ मानक परिस्थिति वाला हो गया। तो मेन समीकरण हो गया हमारा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस, इस वैल्यू को पूरी को हल करोगे तो ये 0.059 होता ही है। अभिक्रिया में n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 लिख दिया। ये हमारा डैनियल सेल के लिए नेल्सर्ट समीकरण लिख दिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे क्या है, नेल्सर्ट समीकरण के रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्न को हम हल किस प्रकार से करेंगे। जैसे आपके पास एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है और बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ गया कि डैनियल सेल के लिए नेल्सर्ट समीकरण दीजिए, कैसे दोगे। तो नेल्सर्ट समीकरण यदि किसी भी अभिक्रिया का आपसे पूछा जा रहा है और यदि उसकी मार्किंग आपके लिए 2 है, तो जिस पैटर्न में हमने अभी ऊपर किया है उस पैटर्न में आपको हल करना है। और यदि उस पर्सन की मार्किंग आपको 1 नंबर में ही मिल रही है तो आप उसका शॉर्ट टर्म में जवाब देकर आना है। और शॉर्ट टर्म में भी यदि आप जवाब दो तो जनरली आप 2-3 बातों को फॉलो करोगे। एक तो उस सेल की नेट सेल अभिक्रिया लिखनी है, और दूसरा नेल्सर्ट समीकरण लिखने का हमारे को बेस लिखना है कि नेल्सर्ट समीकरण लिखने का क्या बेस है। हमने नेल्सर्ट समीकरण लिखने का बेस पहले सीख लिया था। बेस है हमारा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग क्यों। अभिक्रिया में एन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एन की जगह हम 2 लिख देंगे। लोग क्यों, तो क्यों बराबर होता है कंसंट्रेंट प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेंट रिएक्टेंट, इन दोनों को उतार देंगे। हम जानते हैं कि ठोस की सांद्रता 1 होती है तो यह सांद्रता तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और मेनली इसके अलावा जो हमारा बच रहा है वो ही नेल्सर्ट समीकरण है। तो ये नेल्सर्ट समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ऐसे यदि हम आगे देखें तो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन में एक अभिक्रिया और दे रखी है, इस अभिक्रिया के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है नेल्सर्ट समीकरण लिखिए। और नेल्सर्ट समीकरण देने के लिए यहाँ पर आपको कोई नाम न देकर एक सेल का नोटेशन दे रखा है, और सेल का नोटेशन दे रखा है तो ध्यान रखना सेल के नोटेशन को देखकर आप इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है। और बेसिकली इसकी एक ट्रिक भी बनती है कि जो भी यहाँ पर उच्चतम आवेश है वही उच्चतम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी, वही उच्चतम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है। जो उच्चतम आवेश वाली संख्या रहेगी वो यहाँ पर आपका एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। लेकिन जहां तक हो सके आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा, आप सही तरीके से पहचान कर लेना कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हो रहा है। अब इस अभिक्रिया में यदि हम देखेंगे सेल नोटेशन के आधार पर तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज के बाईं ओर एनोड दे रखा है और साल्ट ब्रिज के दाईं ओर कैथोड दे रखा है। एनोड के तौर पर हम अभिक्रिया लिखेंगे निकल की, तो एनोड पर अभिक्रिया हो रही तो उसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कैथोड का ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यानी कि अभिकारक, इसके बाद में उत्पाद, फिर अभिकारक, फिर उत्पाद। तो हम एनोड और कैथोड पर ये अभिक्रिया लिख दें। Ni2+ में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और यहाँ पर सेल नोटेशन के आधार पर ये समीकरण ये होगा Ag+ 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag में जा रहा है। ओवरऑल हमने ये देखा तो यह अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, तो कैथोड पर भी 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड को 2 इलेक्ट्रॉन लाइट बनाने के लिए हम इस समीकरण को 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर हमारे पास Ag की संख्या 2 हो जाएगी और यहाँ पर Ag भी 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा मेन समीकरण रहेगा। इस समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम आसानी से इसका नेल्सर्ट समीकरण लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हमारा वही है। नेल्सर्ट समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले हमको नेट सेल अभिक्रिया लिखनी है। नेट सेल अभिक्रिया के बाद में हमने नेल्सर्ट समीकरण लिखने का आधार लिखना है, और आधार है कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग क्यू। तो आगे लोग क्यू बराबर कंसंट्रेंट प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेंट रिएक्टेंट हो गया। इनकी सांद्रता यहाँ पर 0 हो ही जाएगी, सॉरी इनकी सांद्रता यहाँ पर 1 हो ही जाएगी। आपके पास ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट ऊपर उतार दिया, रिएक्टेंट नीचे उतार दिया, ये लोग हो गया। ये मान चलेगा फिक्स है। एन बराबर अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ओवरऑल हमारा मेन समीकरण हो गया कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग कंसंट्रेंट Ni2+ अपॉन Ag+। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर इसकी रस समीकरण स्थिति गुणांक घात के रूप में लिखी जाएगी।
इस बात को आप श्योर कर लेना कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक के रस समीकरण की गुणांक दे रखे हैं, तो उन रस समीकरण की गुणांक को सांद्रता पद के घातांक के रूप में लिखा जाए। आशा करता हूं इसको और अच्छी तरीके से आप लर्न करें। ऐसे ही एक फिर न्यूमेरिकल प्रश्न है जो इसी पर आधारित है, नैनसर्ट समीकरण पर, कि किस प्रकार से आप यहाँ पर बनाओ। आपको ये प्रश्न एक मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया कुछ इस पैटर्न, टेम्परेचर की बात करेगा, सेल का ईएमएफ पूछेगा। ईएमएफ जनरली निकालने का एक फॉर्मेट हमने पहले पढ़ाई था, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। मानक परिस्थिति का हमने देखा था कि ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूले हमने ईएमएफ निकालने के पहले देख लिए थे। अब ईएमएफ का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो जनरेट हुआ है जो नैनसर्ट समीकरण से बना, और नैनसर्ट समीकरण का है कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन है log Q। ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ई सेल निकालने का मिला है। तो हम यहाँ पर ई सेल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करना। यदि आप यहाँ पर ई सेल निकाल रहे हो तो आप क्या क्या करोगे। आपको प्रश्न में सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको ई नोट आरपी का मान दे रखा है या कुछ और दे रखा है। तो प्रश्न में आपको ई नोट आरपी का मान दे रखा है, और हम जो फॉर्मूला लर्न करके बैठे हैं उस फॉर्मूले में ये मान ई नोट आरपी का ही काम में आता है। इस सेल नोटेशन को देखकर आप यह सेल अभिक्रिया उतारोगे। एक एनोड की हो गई, एक कैथोड की हो गई। ओवरऑल अभिक्रिया में देख लेना, इलेक्ट्रॉन यदि बराबर आ रहे हैं तो हमारे द्वारा लिखा गया समीकरण संतुलित। अब इसी स्थिति में आपको आगे क्या करना है, आपको यह देखना है कि नैनसर्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करें। तो नैनसर्ट इक्वेशन के लिए हम इस अभिक्रिया की नैनसर्ट समीकरण कैसे लिखेंगे। ये हमारा बेस फॉर्मूला हो गया, और बेस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये नैनसर्ट समीकरण। एन बराबर अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है, Ni2 प्लस की सांद्रता और Ag प्लस की सांद्रता है, और यहाँ पर क्या है घातांक के रूप में 2 लिखा हुआ है। Ni2 प्लस की सांद्रता हमारे को प्रश्न में दे ही रखी है, 0.01 m मोलर है, और Ag प्लस की सांद्रता है 0.1 मोलर। यह मान आपको प्रश्न में दे रखा है। इसको आप हल करोगे, कैसे हल करोगे, समीकरण में यह वैल्यू आप पुट कर देना। तो Ni2 प्लस की सांद्रता आपको दे रखी है 0.01 m, Ag की सांद्रता दे रखी है 0.1 m। दोनों के मान समीकरण में लिखेंगे, तो समीकरण में लिखने पर इसको जैसे हल करोगे तो यह जो घातांक वाला है ये हो जाएगा 0.01। 0.01 से 0.01 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा log 1। और log 1 का मान हम जानते हैं कि log 1 बराबर होता है 0। यदि यह पद 0 हो जाएगा तो इस पूरे पद को इसने 0 बना। यदि यह वैल्यू, यदि log वाली वैल्यू 0 हो गई तो log वाली वैल्यू 0 होते ही पूरा पद आपका 0 हो गया, और पूरा पद 0 हो गया तो आपका ई सेल किसके बराबर हो गया, ई नोट सेल। ई सेल आपका ये निकल ही रहा है। ई नोट सेल निकालने का फॉर्मेट आप जानते ही हो कि ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यहाँ पर इनके आपको ई नोट आरपी का मान प्रश्न में दे रखा है, उससे हल करोगे तो 1.05 वोल्ट है, 1.05 वोल्ट डाल दोगे और आपको यह ई सेल मिल जाएगा 1.05 वोल्ट। समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जितने हो सके उतना आप इनका अभ्यास करना, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपका आंसर हल करने की विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी। ऐसे और भी प्रश्न देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो रहा है हमारे लिए। प्रश्न है, उस प्रश्न का सही सही आपको विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने का अर्थ है कि प्रश्न को आप इस प्रकार से पढ़िए कि हमारे को कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है, और जो पूछी जा रही है वैल्यू वो कौन से फॉर्मेट से निकलेगी। यदि इस पूरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कॉपर का मानक अपचयन विभव का मान है। मानक अपचयन विभव का मतलब है कि ई नोट आरपी का मान आपको दे रखा है, और ई नोट आरपी का मान दे रखा है 0.34। फिर आगे कह रहा है कि कॉपर धातु की सांद्रता भी बता रखी है आपको, कि जो कॉपर आयन की सांद्रता है वो है 0.1 है, 0.1 एम सी सुपर की विलियन में डुबोया गया है। तो इसके इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा,
और इलेक्ट्रोड विभव के लिए यहाँ पर शर्त ये बता दी कि CO2 प्लस की सांद्रता परिवर्तित की जाती है। इलेक्ट्रोड विभव में क्या परिवर्तन? जनरली हम जानते हैं कि CuSO4 का जो विलयन लिया गया था स्टैंडर्ड वैल्यू में वो 1 एम लिया गया था और यहाँ पर हमने लिया है वो है 0.1 एम। यदि यह सांद्रता हमने कम कर दी है तो क्या होगा? यदि इस चीज को आप समझ रहे हो तो देखिए एक बार पहले नैनसर्ट समीकरण में एक बात और हम सीखेंगे, तो वो क्या है कि जैसे ये हमारा एक समीकरण है, इस समीकरण में हम जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता का संबंध भी देखेंगे। यहाँ पर चिन्ह आपको दे रखा है माइनस। अब आप इस फॉर्मेट को कुछ इस पैटर्न में उतार कि ई सेल बराबर ई नोट सेल प्लस ये हो गया 0.059 अपॉन 2 लोग। अब लोग नीचे वाला ऊपर लिख दो, ऊपर वाला नीचे, प्लस की वैल्यू, तो ये हो गया CU2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस। तो आप यहाँ पर एक बात यह बोल सकते हो कि इस पूरे समीकरण को देखकर कि यदि हमारे पास कोई सेल है और उस सेल में जो CO2 प्लस है, अच्छा ये CO2 प्लस क्या है? कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है। तो कैथोड के वैद्युत अपकट्य को यदि हम बढ़ाएंगे तो ई सेल भी बढ़ेगा और जिंक जिंक के रिगार्डिंग यदि बात करेंगे तो जिंक के रिगार्डिंग ई सेल की वैल्यू घटेगी। यानी कि एक संबंध बन गया यहाँ पर कि किसी भी परमाणु का ई सेल का मान है वो जस्ट समानुपात रहता है ई सेल बराबर जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉपर आयन। यदि कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ई सेल भी बढ़ेगा और कॉपर आयन की सांद्रता घटेगी तो ई सेल भी घटेगा। और एक संबंध हो गया कि ई सेल बराबर 1 डिवाइडेड बाई जेड है। जिंक आयन की यदि सांद्रण आप बढ़ा रहे हो तो ई सेल घटेगा और जिंक आयन का सांद्रण यदि आप घटा रहे हो तो ई सेल बढ़ेगा। यदि जो हम ये पर्सन देख रहे हैं इस पर्सन में यही बात निकल कर आएगी कि हमारे पास कॉपर का मानक अपचयन विभव दे रखा है, सांद्रता धातु की बदली गई है यहाँ पर विलयन में और सांद्रता बदली गई है तो यहाँ पर क्या क्या चेंज होगा? क्या इसका सेल विभव, क्या इसका अपचयन विभव का मान 0.34 वोल्ट प्राप्त होगा या इससे कम प्राप्त होगा, चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सेल अभिक्रिया लिखेंगे। सेल अभिक्रिया और इलेक्ट्रोड की बात हो रही तो इलेक्ट्रोड के रिगार्डिंग हम अभिक्रिया लिखेंगे। इस इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखेंगे। नैनसर्ट समीकरण वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट केस में लिखा जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पर Cu है तो Cu की सांद्रता 1 कर दी हमने सॉलिड अवस्था होने के कारण, और कॉपर आयन है वो प्रोडक्ट के रूप में तो हमने कॉपर आयन ले लिया। ये हम आसानी से लिख ही सकते हैं, अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं तो हमारा ECU2 प्लस अपॉन Cu मानक अपचयन विभव का मान पर्सन में दे रखा है वो हमने उतार लिया। ये मेनली हमारा बेस फॉर्मूला कहता है, ये लो का मान 1 सॉलिड होने के कारण CO2 प्लस की सांद्रता आपको यहाँ पर 0.1 एम दे रखी है। इसको यदि हम हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, और वो हमारे पास जो log 1 में 0.1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा ये log 10 और log 10 का मान होता है वो 1 होता है। तो ये पूरी वैल्यू तो हो गई आपके पास। इसको हल करोगे तो हल करने पर यह वैल्यू होगी -0.0295 और आपके पास ECU2 प्लस अपॉन प्राप्त हो जाएगा प्लस का 0.31 वोल्ट। अच्छा पहले से यदि इसकी तुलना की जाए तो पहले वाले मान की तुलना यदि अब जो डाटा प्राप्त हुआ उससे की जाए तो हम ये कहेंगे कि पहले की तुलना में इलेक्ट्रोड विभव घट घट जाएगा। आ गया हमारा वही संबंध, कौन सा कि ई सेल बराबर या ई सेल जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेंट CU2 प्लस आयन। यदि CU2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो ई सेल बढ़ेगा। अच्छा यहाँ पर जब आप CU2 प्लस पढ़ रहे हो तो उसी के साथ आप ये पढ़िए कि ये कैथोड भी है। यदि कैथोड का आप सांद्रता कम करेंगे तो कैथोड पर उपस्थित विलयन की सांद्रता कम करने पर ई सेल भी घटेगा और कैथोड पर उपस्थित वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का ई सेल भी बढ़ेगा। ऐसे ही जिंक के रिगार्डिंग हो जाएगा ये ई सेल जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई Zn2। तो हम ये कहेंगे कि जिंक आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ई सेल घटेगा और जिंक आयन की सांद्रता घट रही है, जिंक आयन की सांद्रता यदि घट रही है तो ई सेल बढ़ेगा और जिंक आयन की सांद्रता यदि बढ़ रही है तो ई सेल घटेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को लर्न कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपकी बुक में और भी यदि कोई क्वेश्चन है तो उनको भी आप हल करने की कोशिश करना। मेनली हमने आज क्या क्या पढ़ा है तो उसमें आप यह कह सकते हो कि हमने आज जो पॉइंट टू रिमेम्बर पार्ट पढ़ा है वो कौन कौन सा है। पहला तो नैनसर्ट समीकरण, और नैनसर्ट समीकरण का बेस हमने लिखा था ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log, या आप इसी को ही लिख सकते हो
कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log क्यू। ये हमारा मैनसर्ट समीकरण लिखने का एक आधार मिला था। और दूसरा मेन पॉइंट यहाँ से निकल कर आया है कि यदि ई सेल की बात करें तो ई सेल का मान कैथोड आयन की सांद्रता के तो समानुपात चलता है, लेकिन ई सेल का मान एनोड के रिगार्डिंग व्युत्क्रमानुपाती चलता है। कैथोड पर जैसे आप कॉपर आयन लोगे, एनोड पर जिंक, एक डेनियल सेल के रिगार्डिंग। यदि यह पॉइंट आपके समझ में आया है तो आप अपने साथी जो भी कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना, जितना हो सके उतना इसको रिवीजन करना। यदि एक बार आपके समझ में आ गया है तो आप आसानी से इसे लंबे समय तक याद कर पाओगे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स या अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओगे। आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।